Good morning students, welcome to engineering classes. So let's start with a new topic today, that is highway engineering. हाईवे इंजीनियरिंग को हम कुछ इस तरह से कवर करेंगे जिसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहले रहेगा हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, जो बिल्कुल बेसिक है कि रोड्स का ट्रेंड वगैरह ये सब कहां से आया, इसको अभी कवर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम टू एग्जाम की क्वेश्चंस इसके अंदर से लेवल क्वेश्चंस का चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिजाइन ऑफ पेवमेंट, देन हाईवे मटेरियल एंड टेस्ट, एंड एंड में कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे पास रह जाएंगे। हम आज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड्स के साथ स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है, चाहे आप स्टेट एग्जाम की बात करें, स्टेट जेई हो, पीएससी हो, ईएससी का एग्जाम हो, स्पेशली गेट में कंफर्म 2 मार्क क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिलने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, अगर आप इसके साथ एसएससी जेई भी अगर कवर करते हैं, डेफिनेटली उसमें भी चांसेस हैं आने के। लेकिन इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारा आज का जो कंसेप्ट रहेगा, आज हम ज्योमेट्रिक डिजाइन से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिकली है क्या? ज्योमेट्रिक डिजाइन मींस जितने भी विजिबल फीचर्स हैं ऑन द रोड उनको डिजाइन करना। अब विजिबल फीचर्स में क्या क्या आता है, जैसे कर्व्स। अब कर्व्स के टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, कुछ क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, फ्रिक्शन कितना रखना है, कैम्बर, एक कैम्बर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कितना राइज करना है रोड को सेंटर पार्ट से, कर्व्स, विड्थ ऑफ द रोड, कैरिज वे, ये सब टर्म्स हम अब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। नंबर 2, साइड डिस्टेंसेस। नंबर 3, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स। नंबर 4, वर्टिकल अलाइनमेंट्स। अगर इन चारों टॉपिक्स को भी देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इन चारों टॉपिक्स को अगर हम नोटिस करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो गेट में क्वेश्चन बनेगा वो इन तीनों में से बनेगा। ईएस में भी क्वेश्चन यहीं से आएगा। फिर इसका क्या यूज है, इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट हमारा यहां पर यूज आएगा। जैसे फ्रिक्शन टर्म्स हैं, यहीं से मिलेंगे हमें, कैम्बर का डाटा यहीं से मिलेगा हमें। तो ये बेसिकली टर्म्स क्या है, इनको हम पढ़ेंगे एक ही करके। तो ये सब टॉपिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिकली है क्या। ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिकली क्या होता है, इसको नोट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन मींस डिजाइन ऑफ विजिबल फीचर्स, डिजाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑन द हाईवे। जितने भी विजिबल फीचर्स हैं उनको जो डिजाइन करने का तरीका है उसको हम ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर डालते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के साथ। बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इजी चीज है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में एक टर्म आएगा जिसे हम बोलते हैं पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पेवमेंट किसे बोलते हैं, पेवमेंट आई एम श्योर थोड़ा बहुत आइडिया सबको होगा। तो पेवमेंट भी डिस्कस करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में भी। तो नीचे लिखते हैं पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसा आपको रोड बनाना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए,
जो भी चीज आपको बनानी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, लाइक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम फ्रिक्शन ही डिस्कस करेंगे इसमें। तो नंबर 1 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ लिखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन द, इट्स अ फोर्स which helps in the movement, it is a force which helps in the movement of vehicles. It is a force which helps in the movement of vehicles. और आप सबको पता है कि फ्रिक्शन जो है it always acts opposite to the direction of force। नीचे लिखते हैं, it always acts opposite to direction of, it always acts opposite to direction of जो हमारी मूवमेंट होती है। ओनली व्हेन, कब, ये कब लगेगा, ओनली व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, ओनली व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स भी लिख सकते हो आगे, ओनली व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड। तो बड़ी कॉमन सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रिक्शन। हमारे को फ्रिक्शन का हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज है, एक टर्म आप पढ़ोगे आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, उन्होंने कुछ अपने कंडीशंस दी जो हमें फॉलो करनी है थ्रू आउट अपने स्टडी के अंदर। तो नीचे लिखेंगे इसके बाद, एज पर आईआरसी, नोट बनाकर नोट लिखेंगे आप नीचे, एज पर आईआरसी, आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, एज पर आईआरसी दो तरह के उन्होंने कोफिशिएंट्स को डिफाइन किया, दोनों मैं बताऊंगा आपको। एक होगा कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक होगा कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, दोनों हम पढ़ेंगे आराम से। तो दोनों के बारे में लिख लेते हैं। एक बताया उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, एक उन्होंने बताया कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। दो फ्रिक्शन फैक्टर्स हमारे पास कोफिशिएंट्स आए हैं, दोनों के लिए उन्होंने कुछ एक वैल्यूज बताई जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसएससी जेईई जैसे एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। आप कोई भी कहीं भी चेक करेंगे ये क्वेश्चन आपको काफी बार मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए, इट लाइज बिटवीन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.35 से 0.40, 0.35 से 0.40, और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 ही हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। इसका भी मोस्टली आपको आंसर 0.35 ही मिलेगा। जो बुक्स मैंने आपको बताई उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको 0.35 ही मिलेगा, बट एक रेंज आपको पता होनी चाहिए 0.35 से 0.4 के बीच में कभी दिया हो पर्टिकुलर तो हमें वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये चीज हमने सबसे पहला एक पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक उठाया। पेमेंट मतलब जो भी रोड हमें बनाना है उसकी क्या बेसिक चीजों के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। फ्रिक्शन एक पहली टर्म आई, बड़ी बेसिक टर्म है। फोर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट किसका, व्हीकल्स का। ओनली व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन दो टर्म्स है। ये चीज आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल लेटरल मतलब क्या होगा। एक ऑब्वियसली होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और एक उसके पेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों टर्म आगे जाके हम पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू 0.35 से 0.40 और लेटरल की 0.15, ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा पहला टॉपिक जिसको बोला फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
नंबर 2, स्किड एंड स्लिप। ये टर्म काफी बार हमने सुनी होती है, बट स्टिल हमें इसका एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता होता कि स्किड क्या है, स्लिप क्या है। काफी सिमिलर टर्म्स लगती है, काफी बार हम स्किड स्लिप को ही बोल देते हैं या स्लिप को स्किड को ही स्लिप बोल देते हैं। ये चीज हम काफी बार करते रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्किड और स्लिप में क्या मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है स्किड एंड स्लिप। तो लिखते हैं इसके बारे में। आपको इस तरह से याद रखना है, काफी बार ये चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आप सडनली ब्रेक लगा देते हो, और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी आगे मूव कर रही है, मतलब टायर्स मूव नहीं कर रहे, टायर मूव नहीं कर रहे, मतलब सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, बट आगे का डिस्टेंस जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जा रहा है। और काफी बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप अगर गाड़ी का एक्सेलरेट करो, गाड़ी आगे नहीं जा रही है लेकिन टायर वहीं पे घूम रहा होता है। ये दोनों कंडीशंस को, एक को स्किड एक को स्लिप बोलते हैं। तो इनके बारे में लिखते हैं। स्किड के लिए लिखेंगे सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर्ड, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस covered is greater than circumferential distance। if कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये वैसे इसके लिए circumferential distance, मतलब अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है एज कंपेयर टू सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस, तो आप क्या कहेंगे कि आप स्किड कंडीशन अकर हो रही है। ऐसा कब होगा, ये कंडीशन कब होगी, खुद आप सोच सकते हैं कि ऐसा कब होगा कि गाड़ी आगे जा रही है लेकिन टायर सर्कमफ्रेंशियल क्या हो गया कि टायर मूव करना चाहिए, वो तभी होगा। आपने ये खुद इमेजिन करो, ये कंडीशन तब होगी व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड। गाड़ी जा रही है और आप एकदम ब्रेक लगाओगे, स्टिल कुछ गाड़ी का मोमेंटम होता है, फिर भी वो आगे चला जाता है। तो ये कंडीशन तब होगी व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड। तो इसी के आगे हम लिख देंगे अकर व्हेन brake is applied, occur when brake is applied। ये चीज कब होगी, जब हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे। सिमिलरली स्लिप भी एक टर्म है और वो इसका वाइस वर्सा होगा, तो उसमें क्या बनेगा सेंटेंस, सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेटर देन द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस मतलब टायर ज्यादा घूम रहा है एज कंपेयर टू वो आगे जा रहा है, और वो कब होगा, जब हम एक्सेलरेट करेंगे। जब एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी का टायर मूव करेगा लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, वो कंडीशन आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्लिप। तो सिमिलरली मैं यहां पर उसको वाइस वर्सा करके लिख देता हूं, तो इसकी वाइस वर्सा कंडीशन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लिप। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कैम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी, जेई या पीसी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली इसके बेस क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे आपको, स्पेशली गेट ईएससी की क्वेश्चंस, वहां पर आपको इसका यूज करना पड़ेगा और ये डाटा दिया नहीं होगा, तो वो कैसे इसको यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए कैम्बर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट सबने ये कैम्बर टर्म सुना होता है, कैम्बर है क्या सबको पता होता है। तो स्टार्ट करते हैं कैम्बर के बारे में। कैम्बर को और भी किसी नाम से बोला जाता है, क्रॉस फॉल, क्रॉस स्लोप,
एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में, बेसिकली ये है क्या। कैम्बर, इट्स अ ट्रांसवर्स स्लोप provided to the road it's a transverse slope provided to the road to drain off सरफेस वाटर। जितना भी पानी रोड पर गिरेगा, चाहे वो रेनफॉल हो किसी भी सोर्स से, तो ऐसा एक स्लोप दिया होना चाहिए रोड के ऊपर कि पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए, सरफेस वाटर। इट्स अ ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड टू ड्रेन ऑफ सरफेस वाटर। आपको रोड का स्लोप इस हिसाब से डिजाइन करना है कि मेन चीज जिसको आप यहां पर नोट करें, अंडरलाइन कर लें, कि आपका सारा का सारा पानी क्या हो जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए, सरफेस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये एक रोड की विड्थ है, इसको मैं W से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, सेंटर पार्ट को हमने रेज किया हुआ है, और सेंटर पार्ट जो रेज किया हुआ मैंने, इसको मैं Y से डिनोट कर देता हूं। यही वो राइज है। कितना राइज करेंगे, अब काफी लोगों के डाउट होंगे क्या ये यहीं से राइज होता है, डिपेंड करता है। आप इसको आउटर जैसे यहां से भी राइज कर सकते हैं, वो सब चीजें आगे आएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना समझो कि सेंटर से मैंने राइज किया, जो भी रेनफॉल आएगी या कुछ भी सोर्स से पानी आ रहा है तो वो ड्रेन आउट हो सकता है। अगर हमने इसको राइज किया हुआ है तो डेफिनेटली यहां से कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा, कुछ ना कुछ स्लोप है, थीटा, यहां से। अगर इस चीज को नोटिस करें, अगर हम मान के चलें कि ये सेंटर से राइज किया है, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, y अपॉन W/2 के बराबर, y अपॉन W/2 के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप चीज को नोटिस करो तो tan थीटा इक्वल टू y/W/2। आगे जाके एक टर्म पढ़ोगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पता भी होता है, सर्टेन राइज हो रहा है या फॉल है। ग्रेडियंट होता है कि जैसे उसको डिनोट करने का तरीका होता है 1/n, ये 1 बाय कुछ किसी भी टर्म्स में, मैं इसको यहां पर tan थीटा को 1/n से रिप्लेस करूंगा। तो अगर मैं tan थीटा को यहां 1/n से रिप्लेस करूं, ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखूं, ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, एक बार मैं बता देता हूं फिर से, W/2। इस तरह से आप यहां देखो, ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली अगर से बात करूं तो मैंने अगर लिखा हुआ 1/10, 1 in 10, 1 in 10, तो 10 ऐसे गया, 1 ऐसे आया, दिस इज ग्रेडियंट 1/10। इस तरह से बात होगी। तो वैसे ही मैं यहां tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/n। तो अगर मैं इस पूरी चीज को नोटिस करूं, चाहे यहां से देखूं चाहे यहां से देखूं, तो एक फॉर्मूला टाइप हमारा बन सकता है। जो फॉर्मूला क्या होगा, जो फॉर्मूला हमारा बन सकता है 1/n इज इक्वल टू 2y/w। देयरफॉर हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू w अपॉन 2n। इसको नोट कर लें। और भी कुछ वैरायटी के कैंपर्स होते हैं, जैसे पैराबोलिक हो गया, एलिप्टिकल बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, बट अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम मैक्सिमम उतना टॉपिक कवर कर लेंगे कि आपके क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व हो जाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैम्बर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कैम्बर के अंदर एक टेबल जो आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो हम भी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैम्बर टेबल। कैम्बर टेबल में
कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड उसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप उसको याद कर सकते हो। वेरी इजी। डेफिनेटली जो मैं आपको पहले बात कर रहा था कि जो एग्जाम्स में एसएससी, पीएससी या स्टेट का जेईई एग्जाम में कभी क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता है कैंपर से, वो यहां से आता है। इसलिए उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्म्ड है कि एक आधा क्वेश्चन यहां से बन ही जाता है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे जब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। किस टाइप को कैसे कैसे क्वेश्चन याद रखना है तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ पेमेंट्स, टाइप ऑफ पेमेंट्स। राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे रेनफॉल, रेनफॉल। एक तरफ लिखेंगे हम लाइट रेनफॉल, एक तरफ लिख देंगे हम हैवी रेनफॉल। ये कंडीशंस हैं, किसी एरिया की हैवी रेनफॉल कंडीशन है, कहीं की लाइट रेनफॉल कंडीशन है, उस पे बेस्ड। तो यहां की हेडिंग आ गई टाइप ऑफ पेमेंट, यहां पर आ गया रेनफॉल, इधर लाइट इधर हैवी। 4 टाइप के पेमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, वही 4 टाइप थ्रू आउट हमारे सिलेबस में आगे कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहला टर्म, पहला टाइप ऑफ पेमेंट कैसे लिखेंगे? नंबर 1, इसे या तो हम लिख सकते हैं जैसे सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, लिखते हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। या कभी कभार इसको एक और नाम बोलते हैं हाई टाइप बिटुमेन, हाई टाइप बिटुमेन। इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। नंबर 2, नॉर्मल बिटुमेन रोड में लिखा हुआ मिलेगा तो वो अलग है। हाई टाइप मिल रहा है या कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट बोल रहा है तो ये कंडीशन आ जाएगी। दूसरा लिख देते हैं बिटुमेन रोड नॉर्मल, या लो वर्ड भी बोलो, लेकिन आपको नॉर्मल अगर बिटुमेन लिखे तो वो इसी की बात कर, ध्यान रखना ही, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। बिटुमेन रोड, ठीक है। नंबर 3, ग्रेवल रोड। आप WBM भी लिख लो। ये WBM क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन में था, जो हमने अभी स्किप किया, ये उसके अंदर था। कुछ बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, थ्योरेटिकल है। ये मैं आपको प्रोवाइड बता भी दूंगा कैसे है, लेकिन पहले आप इसको समझो। ये WBM / ग्रेवल रोड्स, वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म सुना होगा आपने। नंबर 4, अर्थ रोड्स। सबसे कम चांसेस हैं, यहां से देखिए पूछ सकते हैं, टेबल से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और अगर मैं डायरेक्टली ये टेबल लिख दूंगा शायद इतनी जल्दी याद नहीं होगा। एक ट्रिक के साथ लिखेंगे तो आपको भूलेगा भी नहीं कभी। जब भी क्वेश्चन आए, जो मैं ट्रिक अभी फॉलो करने जा रहा हूं, आपने भी वही फॉलो करनी है। यहां पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसके लिए इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, या सीमेंट कंक्रीट वर्ड लिख देता है, या हाई टाइप बिटुमेन लिख देता है। तो यहां पर हमारे पास रेनफॉल है, तो जो एरियाज लाइट रेनफॉल वाले हैं उनका डाटा यहां, जो हैवी वाले वो यहां पर। तो स्टार्ट करते हैं लाइट के साथ। सबसे पहले यहां लिखेंगे 2%, 2%, ठीक है। अब सिंपल सा फंड है, आपने इस वैल्यू को बढ़ाते जाना है आगे। कैसे बढ़ाना है देख लो। 2% लिखा, नेक्स्ट में लिख रहा हूं उससे आगे 2.5%। अभी शायद नहीं पता चलेगा कि क्या ट्रिक है। फिर यहां पर 3%, फिर यहां पर 4%, ये 4% आ गए। अब जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं आपके पास यहां पर, आपने इस तरह से फॉलो करना है। जो यहां लिखे है उसको यहां लिखो। यहां 2% लिखे, यहां पे 2% लिखो। यहां 2.5 लिखे, यहां 2.5% लिखो। यहां 3 लिखे, यहां पर 3 लिखो। एक रहेगी वो भी करेंगे,
ये तीनों वैल्यूज आप देख सकते हैं, तो याद करना कुछ मुश्किल नहीं रहा। 2 2.534 2 2.53, लेकिन ये जो लास्ट है ऑब्वियसली इससे कम ही होगी वैल्यू, तो कितनी वैल्यू है लिखो 1.7%, 1.7%, 1.7%। तो ये टेबल है और डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और बहुत पेपर में आया भी हुआ है कि बिटुमेन रोड पूछ लेगा, हैवी रेनफॉल है तो कितना कैम्बर प्रोवाइड करना चाहिए 2%, लाइट रेनफॉल है 2.5%। याद करने का तरीका बेसिक 2 2.534, यहां से 2 2.53, मैंने ये एरो कोई लिंक नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये कोई बुक में ऐसे नहीं दिया जाएगा, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, और ये वैल्यू से कम होगी 1.7, तो ऐसे याद रखना 2 2.534 इस तरह से कवर हो जाएगा। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैम्बर टेबल कवर होता है। यहां पर टाइप ऑफ पेमेंट्स मैंने यहां लिख दिया, आप इसको नोट कर लो। इस टेबल के बाद हमारे पास 2 पॉइंट यहां बनते हैं जो एग्जाम में भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा गया। हमने जो टेबल बनाया था कैम्बर टेबल, उसमें हमने एक चीज नोटिस की कि एक तरफ हमने टाइप ऑफ पेमेंट्स लिखा था और दूसरी तरफ हमने रेनफॉल, लाइट एंड हेवी रेनफॉल, उसके बारे में लिखा था। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, जो पहला एक इंपॉर्टेंट, आप उसको मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, कि कैम्बर जो है वो किस पे डिपेंड करता है। अकेला आप ये नहीं बोल सकते कैम्बर पेमेंट पे डिपेंड करता है, नहीं, कैम्बर डिपेंड्स ऑन पेमेंट एज वेल एज रेनफॉल, ये टाइप ऑफ रेनफॉल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करेंगे यहां पर कैम्बर के रिलेटेड। लिखिए, कैम्बर डिपेंड्स अपॉन, कैम्बर डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट एज वेल एज, अकेला ये ऑप्शन होगा तो ये करेक्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टाइप ऑफ पेमेंट लिखा है तो ये पार्शियल है अभी, एज वेल एज, ये एंड लिख देते हैं, एंड रेनफॉल, दोनों पे डिपेंड। रेनफॉल तभी तो हमें पता चलेगा कितना परसेंट बोलना। कैम्बर डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ पेमेंट एंड रेनफॉल। पॉइंट नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको यूपीएससी ने पूछ लिया हुआ, अभी तक ये क्वेश्चन आ चुका है उसमें भी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। कैम्बर ऑफ ए शोल्डर, अभी शोल्डर क्या होता है ये भी आपके टॉपिक में आएगा अभी। कैम्बर ऑफ अ शोल्डर is 0.5%, camber of a shoulder is 0.5% cheaper। cheaper का मतलब यहां पर कम की बात कर रहे हो, cheaper than that of pavement, cheaper than the camber of road, बोलो that of pavement। Camber of a shoulder is 0.5% cheaper than that of pavement या that of road, full stop। आगे, which is subjected to, कम से कम, इसी के साथ है और यहां कॉमा डालेंगे, which is subjected to minimum of 3%। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, काफी बार ये स्किप हो जाती है स्टेटमेंट लोगों से, तो ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शोल्डर क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा कि कैम्बर ऑफ ए शोल्डर इज 0.5% चीपर देन दैट ऑफ पेवमेंट रोड, सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3%, एटलीस्ट की बात होगी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आता है, अगला एलिमेंट आता है, दैट इज विड्थ ऑफ द रोड। विड्थ ऑफ द रोड डिपेंड करेगा, जैसे सिंगल रोड है, सिंगल लेन रोड है तो कितना विड्थ होना चाहिए। सिंगल लेन के बाद हमारे पास 2 लेन रोड है तो कैसा होना चाहिए। 2 लेन का 2 लेन 2 वे भी हो जाता है, सिंगल 1 लेन 2 वे हो जाता है। कर्व्स आ जाते हैं, कर्व भी नई टर्म हो गया आपके लिए, जैसे बीच में डिवाइडर्स आ जाते हैं, तो कितना विड्थ होना चाहिए, वो सब पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ ऑफ द पेवमेंट या कैरिज वे।
विड्थ ऑफ द पेमेंट या कैरिज, विड्थ ऑफ द पेमेंट कैरिज। Next point, width of pavement carriage। एक तरफ लिखेंगे हम नंबर ऑफ लेन्स, एक तरफ लिखेंगे हम नंबर ऑफ लेन्स, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम, और दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा विड्थ ऑफ द पेमेंट, विड्थ ऑफ पेवमेंट, नंबर ऑफ लेन्स, दूसरी तरफ विड्थ ऑफ द पेमेंट। नंबर 1 सबसे पहले लिखते हैं सिंगल लेन, सिंगल लेन। नंबर 2 टू लेन विदाउट कर्व, टू लेन विदाउट कर्व। कर्व क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक वही है। थर्ड, सेम टू लेन विद कर्व, टू लेन विद कर्व। मल्टी लेन, मल्टी लेन, मल्टी मतलब मोर देन टू, मोर देन टू। तो विचार लिखे मैंने, एक और लिखेंगे। अगर सिंगल लेन है तो कितना विड्थ ऑफ द पेमेंट होना चाहिए, तो लिखते हैं इसके आगे। आंसर आपको पता होना चाहिए 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। टू लेन विदाउट कर्व, विदाउट ध्यान रखना है दोनों का। टू लेन विदाउट कर्व तो कितना होना चाहिए, 7 मीटर। टू लेन विद कर्व कितना होना चाहिए, थोड़ा बढ़ा देते हैं बिकॉज कर्व आ रहा है, सॉरी 7.5 मीटर। मल्टी लेन मोर देन 2 तो 3.5 मीटर मोस्टली यही रहता है पर लेन। पर लेन हमारा 3.5 मीटर है। यहां भी देख सकते हो टू लेन विदाउट कर्व है 7 मीटर का, तो मतलब एक 3.5 का ही हुआ, 3.5। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और आप ऐड कर सकते हो इसमें, इंटरमीडिएट लेन। इंटरमीडिएट लेन का मतलब ये हुआ कि ना वो सिंगल लेन है ना वो डबल लेन है, तो वो बीच का लेन है, इन बिटवीन 1 and 2। अगर कोई इंटरमीडिएट कभी पूछ लेता है, आप उसको नोट करके लिख लेना, नोट करके इंटरमीडिएट लेन, इंटरमीडिएट लेन। इंटरमीडिएट लेन के लिए अगर कोई बोल दे मतलब इन बिटवीन 1 and 2, दो लेन्स के बीच में, अगर ये आपसे कोई पूछ ले तो आप लिखते हैं यहां पर 5.5। हम नोट करने इसको। नेक्स्ट है कर्व, तो भी हमने डिस्कस किया कर्व।
कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं KERB, कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है CURB, जैसा आपको सही लगे आप ऐसे लिखें। कर्व, बेसिकली कर्व क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा अभी। कर्व, कर्व इज अ बाउंड्री बिटवीन, देखिए यहां पर, कर्व इज अ बाउंड्री curve is a boundary between pavement and फुटपाथ। काफी बार आपने देखा होगा व्हाइट ब्लैक कलर का एक कॉम्बिनेशन से चलाया होता है, इसलिए वो कर्व होता है। इसका पिक्चर मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। इसलिए कर्व क्या है, एक पार्टीशन है, एक डिफरेंस है जहां से पता चले पेमेंट अलग और फुटपाथ अलग, उनके बीच में एक सेपरेशन लाइन जैसा दिखाता है, उस चीज को हम कर्व कहते हैं। फुटपाथ शोल्डर भी हो सकता है, मीडियम भी बोल सकते हो, कुछ भी एक चीज जो सेपरेट करना हो जिसको भी। नेक्स्ट आगे, इसका काम क्या बेसिकली लिखेंगे नेक्स्ट, it demarcates the road boundary it demarcates the road boundary and जहां पर रोड खत्म हो रहा होगा वो, और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, फुटपाथ हो सकता है, एंड प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू द पेमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, स्टेटमेंट बहुत इजी बेसिक सी है, आपको समझ आ जाएगा। इट डिमार्केट्स द रोड बाउंड्री एंड प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द पेमेंट। इमेजिन कर सकते हो आप, ऑलमोस्ट सबने ये चीज देखी होती है कि एक चीज लगाई होती है, बड़ा सा पत्थर जैसा भी होता है, वो व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, वहां पर रोड को अलग कर रहा है और एक तरह से लेटरली सपोर्ट दे रहा है रोड को, पेमेंट को। क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि मैं आपको 2-3 टाइप की कर्व्स लिखाऊंगा, वहां से क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं वो, तो नीचे लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। टाइप्स ऑफ कर्व्स, टाइप्स ऑफ कर्व्स में सबसे पहले हम लिखेंगे लो और माउंटेबल टाइप कर्व। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। लो और माउंटेबल टाइप कर्व, जिस तरह से बना देते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये जो मैं बना रहा हूं यहां पर, ये एक पेमेंट है, ये उसके साथ ये कर्व मैंने बनाया, कितनी हाइट है यहां से 10 सेंटीमीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो इसका समझ आ रहा है, इट इज लो और माउंटेबल टाइप कर्व। पहला ये हो गया, इसको बना लो। नेक्स्ट उसे बोलते हैं सेमी बैरियर टाइप कर्व। सेमी बैरियर टाइप कर्व, सेमी बैरियर टाइप कर्व।
इसको बना लो, इसे सेमी बैरियर टाइप कर्व बोलते हैं, इसे मीडियम पेडेस्ट्रियन कर्व भी बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको मीडियम पेडेस्ट्रियन कर्व भी बोला जाता है। उसको बना लो। नेक्स्ट बैरियर टाइप कर्व, बैरियर टाइप कर्व, बैरियर टाइप कर्व। बैरियर टाइप कर्व, पहले वाले में मैं 10 सेंटीमीटर लिखा, दूसरे 15, अब इसमें 20 सेंटीमीटर। बैरियर टाइप कर्व को एक और नाम बोला जाता है हैवी भी बोला जाता है, आप ब्रैकेट में हैवी लिखते हैं ना। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं समर्ज्ड कर्व। सिर्फ नाम पता होना चाहिए आपको। इस कैटेगरी से जो क्वेश्चन आया वो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू पूछ लेते हैं कि हैवी वाले का कितना अबव होता है पेमेंट से, मीडियम वाले का कितना अबव है पेमेंट से। ये चीज पे ध्यान रखना है, बाकी पर आइडिया होना चाहिए। कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मली आप इस तरह से दिखा सकते हो। इस कर्व को हम समर्ज्ड कर्व बोलेंगे। तो ये था हमारा कर्व टॉपिक। बेसिकली कर्व क्या है? द बाउंड्री बिटवीन पेवमेंट एंड फुटपाथ, या फुटपाथ नहीं तो मीडियम, किसी के बीच का भी जो एक बाउंड्री हम बना रहे हैं उसे हम कर्व बोलते हैं। इट डिमार्केट्स द रोड बाउंड्री एंड प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द पेवमेंट। तो ध्यान रखना, तो ये चीज स्टेटमेंट तो इजी है, जो पॉइंट्स मैंने लिखा है टाइप ऑफ कर्व्स वो इंपॉर्टेंट था, उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो है शोल्डर। शोल्डर पीछे भी टर्म आई थी जो मैंने कहा था अभी बताऊंगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स हम आगे यूज करेंगे, जो हमारे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर इन टर्म्स का यूज होता है। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट एग्जाम्स में, इनफैक्ट पीएससी में भी यहां से क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। तो नेक्स्ट है शोल्डर। शोल्डर लिखते हैं। एक्चुअली ये बेसिकली क्या चीज है? ये एक्स्ट्रा बिट जो हम प्रोवाइड करते हैं पेमेंट के दोनों तरफ। आप सबने देखा होगा पेमेंट जो रोड होता है नॉर्मली, उसके दोनों तरफ एक रफ टाइप का रोड होता है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन है कि वो रफ ही क्यों होता है, वो भी पता होना चाहिए आपको। अगर उसको हम वैसे ही क्यों नहीं बनाते जैसा पेमेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो शोल्डर बेसिकली क्या है? नॉर्मली हम बोलेंगे जो एक्स्ट्रा बिट्स प्रोवाइड की जा रही है रोड के या पेमेंट के दोनों तरफ। तो लिखते हैं इसको, इट्स द एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइडेड, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइडेड, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइडेड adjacent to the road, adjacent to, adjacent adjacent to the road, extra space provided adjacent to the road to use it for emergency purposes, to use it for emergency purposes, emergency purposes. It's extra space provided adjacent
एडजेसेंट टू द रोड टू यूज इट फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसको वैसा ही क्यों नहीं बनाते जैसा हमारा रोड होता है? अगर उसको वैसा ही बना दिया तो लोगों की टेंडेंसी हो जाएगी उस पर भी आराम से गाड़ी चलाना, इसलिए उसको वैसा नहीं बनाया जाता। फिर उसको क्यों बनाया जाता है? उसका एक इमरजेंसी पर्पसेज है, टायर पंचर है, आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है, तो उस चीज को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखते हैं, द शोल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम, ऐसे लिखो, द कलर ऑफ द शोल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम रोड, ऑब्वियसली अलग ही हो। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आईआरसी वाले जितने पॉइंट्स होते हैं उनको बड़े ध्यान से आपको इसको अंडरलाइन मार्क करके रखना है। अकॉर्डिंग टू आईआरसी ने कहा कि कुछ मिनिमम शोल्डर इतना प्रोवाइड करना ही चाहिए। उसने तो बोल दिया, अब जैसे प्रोविजन दे दिया, बट डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहां पर इतनी जगह है कि आप इतना प्रोवाइड कर सकते हो। बट वो आपको ध्यान रखना, आपको ये आईआरसी कंडीशन का ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू आईआरसी, मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर, minimum width of shoulder, according to IRC, minimum width of the shoulder for two lane rural highway is अंडरलाइन कर लेना 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर फॉर 2 लेन रूरल हाईवे इज 2.5 मीटर। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द रोड टू यूज इट फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, उसे हम शोल्डर कहेंगे। कलर ऑफ द शोल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द रोड, ऑब्वियसली अलग होगा। अगर उसको हम वैसा ही उसी क्वालिटी का बना दें जैसा हमारा रोड है तो फिर डिफरेंस ही क्या रहेगा? इसलिए इसको हम ऐसा अलग क्यों रखते हैं, रफ क्यों रखते हैं? ताकि हम उसको रेगुलरली यूज नहीं कर सके, सिर्फ इमरजेंसी पर्पसेस के लिए यूज कर सके। तो बहुत ही बेसिक सी चीज थी। आईआरसी ने कंडीशन दी है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी है कि कभी भी प्रैक्टिकल में इतनी स्पेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बट अभी के लिए आपसे कभी पूछ ले आईआरसी, तो मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर फॉर 2 लेन रूरल हाईवे 2.5 मीटर। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए विड्थ ऑफ द रोडवे, अभी तो हम रोड वर्ड बोल रहे हैं, रोडवे वर्ड लिखा जाए तो उसमें क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, विड्थ ऑफ द रोडवे, विड्थ ऑफ द रोडवे इस तरह से आपको ध्यान रखना है। रोडवे वर्ड अगर आता है तो रोडवे कंसिस्ट ऑफ, बीच में रोड मतलब पेमेंट, तो उसके एक तरफ शोल्डर दूसरी तरफ शोल्डर। इस टोटल फॉर्मेशन को शोल्डर, रोड या पेमेंट प्लस शोल्डर, ये पूरा इकट्ठा क्या बोला जाएगा? विड्थ ऑफ द रोडवे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखें विड्थ ऑफ द रोडवे, विड्थ ऑफ रोडवे इज इक्वल टू क्या? बेसिकली इट इज, इस तरह से लिख लो, शोल्डर प्लस नीचे पेमेंट आ जाएगा प्लस फिर शोल्डर आ जाएगा। इस पूरे को एक साथ हम क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ द रोड। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए उसे बोलेंगे मीडियन। मीडियन को और भी नाम से बोला जाता है, डिवाइडर भी बोल सकते हैं। तो मीडियन बोलो डिवाइडर बोलो एक ही चीज है, बहुत बेसिक चीज, सबको पता है। मीडियन डिवाइडर क्या है कि दो वे का, टू वे जैसे बोलते हैं, टू वे ट्रैफिक को सेपरेट करना। दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में एक
एक तरह से मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक नाम दिया गया, उसको मीडियन बोला गया या डिवाइडर बोला गया। क्वेश्चन ऐसे नहीं कोई पूछेगा ना, अभी तक ज्यादातर इस पे क्वेश्चन बना है। आईआरसी प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग कितना मिनिमम विड्थ होना चाहिए एक मीडियन का, वही चीज को आपको ध्यान रखना। तो लास्ट लिखिए इसमें मीडियन और डिवाइडर, मीडियन और डिवाइडर। The function of median is to, देखिए the function of median is to, the function of median is to, क्या बेसिकली क्या फंक्शन है? To segregate the traffic। तो मैं वही लाइन लिख रहा हूं, देखिए the function of median is to segregate traffic। ट्रैफिक को अलग अलग करने के लिए हम मीडियंस को प्रोवाइड करते हैं। इट्स फंक्शन इज टू सेग्रीगेट ट्रैफिक। नेक्स्ट, और क्या हेल्प होगा? जहां जहां मीडियंस प्रोवाइड किए जाएंगे, डिवाइडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां पर हेड ऑन कोलिजन होने के चांसेस कम है। हेड ऑन मतलब फेस टू फेस, हेड ऑन कोलिजन होने के चांसेस कम है। टू अवॉइड, एक और पॉइंट लिख देना नीचे, टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन्स, हेड ऑन कोलिजन्स, कोलिजन्स। हेड ऑन कोलिजन्स। अब आईआरसी वाला पॉइंट लिखना है कि आईआरसी के अकॉर्डिंग मिनिमम मीडियन या मिनिमम डिवाइडर कितना होना चाहिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आईआरसी, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, मिनिमम विड्थ ऑफ द मीडियन इज 5 मीटर, 5 मीटर, ऐसा आईआरसी ने बोला। अकॉर्डिंग टू आईआरसी मिनिमम विड्थ ऑफ द मीडियन इज 5 मीटर, बट आगे एक कंडीशन भी दी हुई है, तो 5 मीटर तक हमें ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट एक कंडीशन उन्होंने दी है कि अगर लैंड रिस्ट्रिक्टेड है, अगर जगह कम है, तो आप इस वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो 3 मीटर्स तक। इफ द लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड तो आप इस वैल्यू को 3 मीटर तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ये रहा हमारा मीडियन डिवाइडर। It is provided, it is used to segregate traffic and to avoid head-on collisions। ये दो बेसिक चीजें जो आपसे पूछ सकते हैं, और आईआरसी के अकॉर्डिंग ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। हमने जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आज कवर किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने फ्रिक्शन से स्टार्ट किया। पहले तो हम सबसे पहले फ्रिक्शन में मैंने आपको दो टर्म्स बताए, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन। दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, 0.35 से 0.40। लेटरल के लिए हमने लिखा था 0.15। स्किड स्लिप के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा, क्या दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। देन हमने उसके बाद कैम्बर के बारे में पढ़ा, कैम्बर किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल एज वेल एज टाइप ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने एक और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, इट शुड बी 0.5% स्टीपर, ये चीपर देन द जो हमारा रोड होगा, एंड सब्जेक्टेड टू 3% मिनिमम जो उसकी वैल्यू थी। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमने मीडियंस के बारे में पढ़ा, हमने डिवाइडर्स के बारे में पढ़ा, कर्व्स के बारे में पढ़ा। ये हमारा एक तरह से बेसिक क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वो हम कवर करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज स्टे मोटिवेटेड। यही राइट टाइम है अभी आपने आपको पढ़ने के लिए। अभी जितना आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं आप उस चीज को लगाइए। डिमोटिवेट मत होइए कि एग्जाम शेड्यूल थे, आपकी प्रिपरेशन रेडी थी, आप नहीं कर पाए। जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होगी, एग्जाम्स भी शेड्यूल किए जाएंगे, एंड जो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर गया, उसके लिए एग्जाम टाइम पे आराम से रिवीजन हो जाएगी। तो ये एक तरह से आप लेके चलिए कि आपके लिए एडवांटेज है कि आप जितना ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिए, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स आपने प्लान किए हुए थे, वो सब लॉकडाउन ओवर होने के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। तो हम बाकी जितना भी इसके आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ। थैंक यू।